What's up everyone? Welcome back to the channel. This is BIK पार्ट 4 और इस पार्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मेनली हम लोग बात करेंगे इसके अंदर रेशोज की, कैश फ्लो की और डिबेंचर्स की। ठीक है, फिर बस आपका इशू ऑफ शेयर्स बचेगा, वो 5वें में करा दूंगा और चीजें क्लोज हो जाएंगी। ठीक है, चलो भाई, 2 पार्ट में इंट्रो नहीं सुना, इसमें इंट्रो सुन लेते हैं और फिर आगे चलेंगे। लेट्स बिगिन। शुरू करें बच्चों। देखो, 36 नंबर की पार्टनरशिप थी, इसमें मैंने तुम्हें इतना लगभग करा दिया है कि तुम्हारे 18 से 22-23 नंबर मजे में खींचेंगे। जितना तुमने पार्ट देख लिया है बहुत मजे में बन जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर की तुम्हारी एनालिसिस है, जिसमें मैं इतना तो तुम्हें पक्का हो जाएगा भाई, तुम्हारा 3 नंबर का कंपैरेटिव कॉमन साइज पक्का, 3 नंबर से तुम्हारा जो हेडिंग सब हेडिंग है वो हो गए। ठीक है, उसके बाद रेशोज से मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करके चलता कि नंबर मिलेंगे, क्योंकि रेशो निकालोगे तो ही होगे। फॉर्मूला लिख देना, एक आधा नंबर टीचर शायद दे दे। कैश फ्लो से 4 नंबर तो बनते हैं, मतलब ठीक है 7-8 नंबर का है, 4 नंबर तो बन जाएंगे। तो यहां से भी मैं मान के चल रहा हूं कि तुम लोग 10 नंबर तो पकड़ ही लोगे, 8 से 12 नंबर यहां से भी तुम ले लोगे। ये जो है ना 24 नंबर का कंपनीज अकाउंट्स, यहां से भी मान के चल रहा हूं मैं कि हम 12 से 14 नंबर खींच लेंगे। तो इतना भी अगर तुम कर लेते हो तो 18 और 12 30 और 8 38 से लेके 14 2 4 4 8 48, तो लगभग 40 42 45 नंबर तक पहुंच जाओगे, इतना इतना करके BIK करके। तो बहुत अच्छे तरीके से करते चलो। सुबह वाला लाइव जरूर अटेंड करना, बाकी तुम्हारा काम हो जाएगा। अब एनालिसिस में बचे बच्चों हमारे 2 मेन चैप्टर्स। एनालिसिस में हमारे मेन 2 चैप्टर बचे। कौन कौन से 2 चैप्टर बचे? एक बचा हमारा रेशोज और एक बचा हमारा कैश फ्लो। एक रेशो है और एक कैश फ्लो है। सर ये रेशो और कैश फ्लो में क्या करूं? बच्चों देखो, रेशो जो है ना 4 नंबर का है। अब तुम इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कितने करोगे? तो रेशो में तुम लोग मेनली बस फॉर्मूलाज याद कर जाओ। कुछ डायरेक्टली तुमको दिख गया तो भर देना, डायरेक्टली नहीं दिखा तो फिर छोड़ देना यार, है ना। तो देखो, रेशोज में जो तुम्हें समझ में आया उतना उतना तो करके ही आना। लिक्विडिटी रेशोज है, सॉल्वेंसी रेशोज है, टर्नओवर रेशोज है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज है। ठीक है, मेनली फॉर्मूलाज इनके अच्छे तरीके से कर लो। ठीक है, जैसे लिक्विडिटी में हमारे पास करंट रेशो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कैसे निकलता है? करंट एसेट्स में से 3 चीजें हटा दो, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस टैक्स। बस ये 3 चीजें हटानी है। अब आपको मेनली ये सब बैलेंस शीट तुमने जो चैप्टर नंबर 1 में याद करी है, तुमको पता है कि कौन से करंट एसेट्स हैं, कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं, कौन से क्विक एसेट्स हैं। क्विक एसेट्स ऐसे निकलेंगे। ठीक है, सॉल्वेंसी में सबसे पहले आता है डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो। फिर आता है टोटल एसेट्स टू डेट रेशो। फिर आता है प्रोप्राइटरी रेशो। फिर आता है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। और फिर आता है बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशो। 5 रेशो हैं। तो डेट टू इक्विटी में डेट अपॉन इक्विटी है। डेट का मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी, इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर फंड। ये बैलेंस शीट में तुमने याद करे है ना, तो देख लेना कि नॉन करंट लायबिलिटी कौन कौन सी है, शेयर होल्डर फंड में क्या क्या है, भर देना। ठीक है, टोटल एसेट्स टू डेट रेशो में टोटल एसेट्स अपॉन डेट। टोटल एसेट्स का मतलब क्या? नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, और डेट का मतलब फिर से वही नॉन करंट लायबिलिटी। प्रोप्राइटरी होता है इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड, यानी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये भी हो गया। ठीक है, इसके बाद डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो में क्या? डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट का मतलब बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? यहां लिख रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा बच्चों टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज
या फिर शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। तो इसमें से कोई भी फॉर्मूला लगा के डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आएगा EBIT अपॉन इंटरेस्ट। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, तो अगर समझने का समय हो तो समझ लेना, नहीं तो छोड़ देना, ठीक है। टर्नओवर रेशियो में बच्चों इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, टर्टर, टप्टर, वक्टर, नटर, फटर, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकलेगा? COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होता है बेटा, सेल्स माइनस जीपी करके निकलता है। तो अगर क्वेश्चन में सेल्स और जीपी दिखाई दे, सेल्स में से जीपी हटाओ, COGS आ जाएगा। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2। अब देखो टर्टर में क्या आएगा? क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। टप्टर में क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। वक्टर में RFO सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है? CA माइनस CL। RFO अपॉन नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को आप लोग कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हो, RFO अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। और यहां पे RFO अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, ये हमारा फटर में आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी देख लो। प्रॉफिटेबिलिटी में बच्चों जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इंटू 100। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। लो बच्चों, ये हमारे पास टोटल फॉर्मूलाज हैं। मेनली तुम लोग फॉर्मूलाज याद कर लो। जो भी रेशो आएगा उसका फॉर्मूला तो लिख के आना, कुछ तो लिख के आना, छोड़ के मत आना बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मेन फॉर्मूलाज कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। कैश फ्लो पे चलूं कैश फ्लो पे चलो। सर कैश फ्लो के बारे में बताओ। देखो बच्चों, कैश फ्लो में तुम्हारे लिए क्या है, मैं तुम्हें बहुत मोटी मोटी बातें बता रहा हूं। देखो, तुम्हें ऐसा बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, ठीक है, तुम्हें ऐसा बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, तुम्हें इन दो डेट्स को कंपेयर करना है। अब क्या क्या दिया होगा बैलेंस शीट में? सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके लिख देता हूं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, यहां पे टोटल, फिर एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, फिर टोटल। ऐसा तुमको बैलेंस शीट दिया हुआ होगा, ठीक है बच्चों। अब तुम कैश फ्लो का सबसे पहले तो फॉर्मेट याद करो। सबसे ऊपर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना, और उसके अंदर जो चीजें मैं लिख रहा हूं ना, ये तुम जाते ही लिख देना, ठीक है। सपोज करो कि पूरा कैश फ्लो बनाने के लिए आ गया, थोड़ा दिमाग लगा लेना कि क्या आया है। समझो कैश फ्लो 3 एक्टिविटीज में बनता है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, पहले वाले को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तीसरे को क्या बोलते हैं? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पहले तो 3 चीजें हैं बच्चों, क्या क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। पहले तो ये 3 चीजें आपको याद करनी है कि पहला ऑपरेटिंग होता है, दूसरा इन्वेस्टिंग होता है, तीसरा फाइनेंसिंग होता है। फिर सबसे पहले यहां पे आपको याद करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दूसरा तुमको याद करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और तीसरा तुमको याद करना है कैश जनरेटेड, ठीक है।
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इतना तो रट लोगे, इतना तो रट लोगे। जाते ही ये लिख देना, अगर पूरा कैश फ्लो बनाने आया, सिर्फ ऑपरेटिंग बनाने आया तो इतना लिख देना, सिर्फ इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आया तो इतना लिख देना, सिर्फ फाइनेंसिंग आया तो इतना लिख देना। अब आगे का पॉइंट पकड़ो, समझो मेरी बात को बच्चों। अब ये जो बैलेंस शीट है ना, इसको तुमको एनालाइज करना है, ठीक है। देखो मैं तुम्हें मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं। इन्वेस्टिंग में दो चीजें पकड़ लो, क्या क्या, नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, दो ही चीजें आती हैं इसके अंदर, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। फाइनेंसिंग में दो चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल और नॉन करंट लायबिलिटी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट होंगे, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज एडजस्ट होंगे, ठीक हो गया। और नेट प्रॉफिट में मेनली, नेट प्रॉफिट में मेनली रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पार्ट एडजस्ट होगा। देखो पूरा बैलेंस शीट हो गया भाई। बैलेंस शीट में क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी ये रही, करंट लायबिलिटी ये रही, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट ये रहा, करंट एसेट ये रहा। क्या बचा, शेयर होल्डर फंड, ठीक है। अब देखो शेयर होल्डर फंड में बच्चों नॉर्मली आपको शेयर कैपिटल देखने को मिलेगा, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस दो चीजें देखने को मिलेगी। अब शेयर कैपिटल या बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा। सपोज 8 लाख से 10 लाख हो रहा है, बढ़ गया ना 2 लाख रुपए से, तो यहां पे लिखना इशू ऑफ शेयर्स 2 लाख रुपए, क्योंकि शेयर से रिलेटेड चीजें यहां आएंगी, शेयर से रिलेटेड चीजें यहां आएंगी, याद कर लो। बढ़ गया तो प्लस में लिख देना, पैसा आया होगा। घट गया तो लिख देना रीपेमेंट ऑफ शेयर्स, माइनस में, ब्रैकेट में लिख देना, ठीक है। रिजर्व्स एंड सरप्लस ध्यान रखना, रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब हम एनपीबीटी निकालेंगे। एनपीबीटी में याद करो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप, चार चीजें याद करो। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस टिप। टिप क्या है सर, ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। अब रिजर्व्स एंड सरप्लस में प्रॉफिट का बैलेंस दिया हुआ होगा, वो तुम यहां पे करंट माइनस प्रीवियस ईयर करोगे। जनरल रिजर्व दिया हुआ होगा, पिछले साल में 50, इस बार 60, 10,000 रुपए यहां जोड़ दोगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। कम हो गया तो माइनस कर देना, ठीक है, बस इतना ही है। नॉन करंट लायबिलिटी में बच्चों डिबेंचर ही देखने को मिलेगा तुम्हें, ऐसा लिखा होगा 9% डिबेंचर, ठीक है। अब सपोज यहां पे 8 लाख था, यहां पे 4 लाख हो गया, कम हो गया ना, इसका मतलब पेमेंट कर दिया आपने। यहां पे लिखोगे 4 लाख माइनस में रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स या रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, नॉन करंट लायबिलिटी होता है ना डिबेंचर, देखो तो यहां पे आएगा। उसके बाद करंट लायबिलिटी यहां आएगा, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे। ध्यान रखना, करंट लायबिलिटी बढ़ा तो आप भी बढ़ा दो, करंट लायबिलिटी घटा तो आप भी घटा दो, बढ़ा तो प्लस कर देना, घटा तो माइनस कर देना। फिर क्या है तुम्हारे पास, नॉन करंट एसेट, वो यहां बनेंगे। भाई एसेट बढ़ गया तो मैंने मशीन खरीदी, कम हो गया तो बेची, उसको यहां लिख देना। इनटेंजिबल एसेट में गुडविल होगा, बढ़ गया तो खरीद ली, कम हो गया तो वो राइट ऑफ होती है बच्चों, गुडविल राइट ऑफ होती है, उसको हम यहां ऐड करते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद करंट एसेट वो यहीं आएंगे, इसका उल्टा होता है, करंट एसेट बढ़ गया अगर तो तुम लेस कर दोगे, कम हो गया तो तुम ऐड कर दोगे, ठीक है। ये कैश फ्लो की बेसिक कुछ चीजें हैं जो याद रख लो। इतना इतना बेसिक तो बैलेंस शीट से बना दोगे यार। डन है क्या, सवाल करे कैश फ्लो का, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ी सी चीजें पता चलेंगी। आओ कंपैरेटिव लो, स्क्रीनशॉट लो इसका, कंपैरेटिव बना के देखना, कंपैरेटिव बना के देखना, ठीक है। ये लो जल्दी से फटाफट से कंपैरेटिव बना के देखना इसका। इससे हम कैश फ्लो बनाएंगे। देखो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आप सारी की सारी चीजें तुम लोग समझते चलो मेरे साथ साथ और कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करना, ठीक है बच्चों। जितना हो सके बस समझ लो, बिल्कुल खाली नहीं छोड़ के आना, कुछ ना कुछ बना के आना है कैश फ्लो में, ठीक है। आओ तुम्हें कैश फ्लो सिखाता हूं, आओ जल्दी से फटाफट से। चलो फॉर्मेट के साथ शुरू करें। सबसे पहले बच्चों कैश फ्लो का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। कैश फ्लो के फॉर्मेट में क्या है, बहुत ही सिंपल। सबसे पहले जो तुम्हें कहा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख देना, फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देना, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिख देना। उसके बाद नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख देना,
तुमको कुछ भी नहीं आता यार, इतना तो याद करके फॉर्मेट तो बना ही आना। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख देना, इसको पूरा बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखना कैश जनरेटेड। अब तुमको पता होना चाहिए कि इसके बीच में सीए और सीएल एडजस्ट होते हैं, है ना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एडजस्ट होती हैं। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर कैपिटल और लोन एडजस्ट होता है। आओ अब कैश फ्लो बना के देखते हैं। चलो, बहुत ही सिंपल सा होता है बच्चों, कैश फ्लो सिंपल है। देखो, शेयर कैपिटल पहले 10, अब 14, 10 से 14 हो गया तो 4 लाख के इशू ऑफ शेयर्स। तो आप यहां पे सिंपल लिख देना इशू ऑफ शेयर्स 4 लाख रुपीज। कम हो जाता तो हम इसको लिखते रीपेमेंट ऑफ शेयर्स माइनस में, ठीक है। इसके बाद क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस नीचे है क्या कुछ? नोट्स टू अकाउंट्स में रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में कुछ नहीं है। नोट्स में बच्चों सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रोविजन है और एसेट्स हैं, ठीक है, ओके। रिजर्व्स एंड सरप्लस बस फिर यही ले लो, ये करंट ईयर का बैलेंस, ये प्रीवियस ईयर का बैलेंस। 5 - 4, 5 - 4। अब मैंने आपको क्या सिखाया है, हमने क्या सीखा है बच्चों? हमने ये सीखा है सर कि एनपीबीटी कैसे निकलता है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर प्लस ट्रांसफर टू रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। फुल फॉर्म लिख के आना एग्जाम में, ठीक है। कितना कितना है करंट माइनस प्रीवियस? 5 - 4। ₹1,00,000 आ गए, ठीक है बेटा, इतना डन हो गया। उसके बाद क्या है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर है मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में, देखो डिवेंचर्स है। डिवेंचर पहले कितने थे? 140, अब हो गया 5 लाख। तो 140 से 5 लाख यानी 360 के और आ गए, तो हम लिखेंगे इशू ऑफ डिवेंचर्स। 3,60,000 के डिवेंचर और आ गए बच्चों, ठीक है। चलो, ये भी हो गया। और क्या है, ये भी डन है, ये भी डन है। उसके बाद इस पे 10% इंटरेस्ट है, इसको भी लास्ट में देखेंगे, ठीक है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, बेटा एक्सेप्शन, प्लीज ध्यान रखना, बैंक ओवरड्राफ्ट को आप एक नॉर्मल लायबिलिटी कंसीडर करते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट 30 से 20 हो गया तो हमने पे कर दिया, 30 से 20 हो गया तो हमने पे कर दिया 10,000 रुपए। तो इसको आप लिखोगे डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, 10,000 रुपए ये हो गए। चलो सर, देन वी हैव क्रेडिटर्स, 60 से 1 लाख, 40,000 से बढ़ गए, 40 से बढ़ गए बच्चों, तो आप भी यहां पे बढ़ा दोगे, प्लस कर दोगे इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 40,000 रुपए। बढ़े थे ना, 60 से 1 लाख हो गया था ना, तो हमने भी 40,000 रुपीज से बढ़ा दिए। चलो सर, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1 में आपको क्या दिख रहा है? प्रोविजन फॉर टैक्स। अब बच्चों मेरी बात सुनो, ये प्रोविजन फॉर टैक्स वाला जो एडजस्टमेंट है ना, ये आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो प्रोविजन फॉर टैक्स वाला एडजस्टमेंट बड़े अच्छे से एक बार देख लो, बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो मेरी बात सुनो, इसको तुम ऐसा समझो, प्रोविजन फॉर टैक्स को ऐसा समझो कि तुम टैक्स के लिए गुल्लक बना रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? टैक्स के लिए गुल्लक बना रहे हो, ठीक है। ये तुमने पिछले साल गुल्लक बनाई थी 30,000 रुपए की, यानी इस गुल्लक में 30,000 रुपए तो पहले से हैं, 30,000 रुपए तो पहले से हैं। और इस साल आप बना रहे हो 60,000 की, इस साल आप बना रहे हो 60,000 रुपए की, ठीक है। अब देखो नीचे क्या कोई एडजस्टमेंट है क्या टैक्स से रिलेटेड? ये दिया हुआ है, देखो टैक्स पेड 20,000 रुपए का दिया हुआ है टैक्स पेड। अब मेरी बात समझना बच्चों, सपोज करो कि ये एडजस्टमेंट ना होता टैक्स पे, सपोज करो कि ये टैक्स पेड इस क्वेश्चन में ना होता, ये ना होता अगर, तो हम पता क्या कर रहे थे? हम बोल रहे थे जो पिछले साल गुल्लक बनाई है इसको इस साल तोड़ेंगे ना, अब एंजॉय करेंगे। गुल्लक पैसा क्यों जोड़ते हैं? अब इस साल फोड़ेंगे इस गुल्लक को, पैसे निकालेंगे, पार्टी करेंगे। तो 30,000 रुपए तो मान लेते आप टैक्स पेड, अगर कोई एडजस्टमेंट ना होता तो। और करंट ईयर वाले को मान लेते प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट ईयर वाले को क्या मान लेते? प्रोविजन फॉर टैक्स। लेकिन सर इस बार तो एडजस्टमेंट दिया हुआ है पहले से टैक्स पेड का, टैक्स पेड का एडजस्टमेंट तो पहले से दिया हुआ है,
तो मुझे एक बात बताओ, मेरी गुल्लक में 30,000 रुपए थे शुरू में। कितने थे? 30,000 रुपए। इसमें से मैंने टैक्स दे दिया 20,000 रुपए का, 20,000 बाहर चले गए, तो 30 में से 20 बाहर चले गए, तो इसमें तो 10 ही बचने चाहिए थे। 30 में से 20 चले गए तो 10 बचने चाहिए थे। लेकिन अभी भी मेरी गुल्लक में कितने दिख रहे हैं? 60। अभी भी मेरी गुल्लक में कितने दिख रहे हैं? 60। तो इसका मतलब बच्चों, क्या मैंने इसके अंदर 50,000 और डाले होंगे? भाई 30 में से 20 चला गया तो 10 तो वो बचा, 50 और डाला होगा, तभी तो टोटल 60 बच रहा है या नहीं बच रहा है ना? इसका मतलब 20,000 तो टैक्स पेड है और 50,000 का मैंने और प्रोविजन बनाया होगा। समझे? तो इसके लिए एक छोटा सा अकाउंट बन जाता है जिसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बोलते हैं। इसको हम प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बोलते हैं। ये तब बनेगा जब दो तो बैलेंस है और एक एडजस्टमेंट है नीचे। अगर एडजस्टमेंट ना होता, सिर्फ बैलेंस होते, तो पिछले वाला टैक्स पेड था, करंट वाला प्रोविजन फॉर टैक्स था। ठीक है? ये सिर्फ तब बनता है अगर दो बैलेंस के साथ साथ एक एडजस्टमेंट भी हो। समझे? अब देखो, प्रोविजन फॉर टैक्स में सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस इधर लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। क्लोजिंग बैलेंस इधर लिखते हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। ठीक है? 30 और 60। अब हमें दिया हुआ है टैक्स पेड 20,000। हमने टैक्स पे कर दिया 20,000 रुपए का। बच्चों टैक्स पेड को आप कहां लिखोगे? यहां पे लिखोगे, टू बैंक टैक्स पेड कितना? 20,000 रुपए। ये लिख दिया। टैक्स पेड हमेशा इस साइड आएगा, तो यहां पे आपके पास प्रोविजन निकल आएगा। ये प्रोविजन है 60 और 20, 80 माइनस 30, 50,000 का प्रोविजन निकल आया। 50,000 रुपए का बच्चों प्रोविजन निकला है। देखो मैंने आपको ऊपर भी सिखाया था कि 50,000 और डाले होंगे। ठीक है? तो इनकम टैक्स पेड 20,000, प्रोविजन मेड 50,000। इसको एडजस्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट लो। ऐसा हो सकता है कि प्रोविजन दिया हो, ये बैलेंस में निकाल लो, ये दिया है तो ये बैलेंस में निकाल लो। 4 में से 3 चीज होंगी बेटा क्वेश्चन में। ठीक है? परफेक्ट बना दोगे ना एग्जाम में? बना देना यार प्लीज, ये तो मुझे उम्मीद है तुम बना दोगे। 20,000 का टैक्स पेड, 50 का प्रोविजन। 20,000 का टैक्स पेड कहां माइनस होता है? यहां पे माइनस होता है बच्चों। टैक्स पेड 20,000 बेटा ऑपरेटिंग में जाएगा टैक्स पेड। ठीक है? और प्रोविजन फॉर टैक्स यहां पे, प्रोविजन फॉर टैक्स 50,000। ठीक है? ये भी डन है सर। चलो लाइबिलिटी साइड खत्म हो गई अब तुम्हारी। देखो लाइबिलिटी का हमने सब कुछ कर दिया, ये सब हो गया। अब हमारे पास एसेट्स हैं। एसेट्स में क्या क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नोट नंबर 2 में है। चलो उसको भी देखता हूं। गुडविल देखो 2 लाख से 140 हो गई। 2 लाख से 140 बेटा गुडविल जो है हमारी राइट ऑफ हो गई। 2 लाख से 140 तो 60,000 की राइट ऑफ हो गई। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे गुडविल रिटर्न ऑफ 60,000 रुपए। अगर बढ़ती है ना बच्चों तो हम परचेज मानते हैं, उसको यहां लिखते हैं इन्वेस्टिंग में। कम होती है तो राइट ऑफ मानते हैं, ऊपर लिख देंगे। ठीक है? ओके सर। अब तुम्हें एग्जैक्टली पूरा तो तुम क्वेश्चन अगर आज ही पढ़ रहे हो तो नहीं कर पाओगे, जितना जितना कर पाओगे कर देना यार, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। जो भी मिलेगा बोनस ही है, जब पढ़ा ही नहीं अभी तक, है ना? आगे देखते हैं और क्या है। और क्या है सर? अभी ये रह रहा है, बाकी देखता हूं। करंट एसेट्स में क्या क्या है? इन्वेंट्री 2 से 2.5 हो गया, 50,000 से बढ़ गया। 50,000 से बढ़ गया तो हम लेस करेंगे। करंट एसेट में उल्टा चढ़ता है, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री। लाइबिलिटी अगर बढ़ी तो मैं भी बढ़ाऊंगा, घटी तो मैं भी घटाऊंगा। एसेट अगर बढ़ा तो घटाऊंगा, घटा तो बढ़ाऊंगा। ये ध्यान रखना करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज में। चलो ये भी हो गया। और क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स 3 से 5, 2 लाख से बढ़ गए। 2 लाख से बढ़ गए बच्चों तो हम घटा देंगे। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए तो हमने घटा दिए। कैश एंड बैंक बैलेंस का कुछ नहीं करना। अब हमारा बस एसेट बचा, और एसेट में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। बच्चों एसेट में प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है और एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है। तो ध्यान रखना, अगर 2 बैलेंस दिए हो ना तो तुमको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक प्लांट एंड मशीनरी का और एक एक्यूमुलेटेड डेब्ट का। ठीक है? अब इसको समझने में टाइम लगता है, तुम लोग बस बेसिक चीजें देख लो।
अगर पहली बार कर रहे हो, और पहले करा हुआ है तो तुमको वैसे रिवीजन कर रहे हो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना वो इतना इतना भी कराए तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। क्या क्या है देखो, प्लांट एंड मशीनरी ओपनिंग बैलेंस ही है 10 लाख और 1760 क्लोजिंग है, 10 और 1760, 10 लाख और 17,60,000। और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है 1 लाख और 1,60,000, 1 लाख और 1,60,000। लो जी, अब देखते हैं नीचे क्या दिया हुआ है। नीचे दिया हुआ है एक पार्ट ऑफ द मशीन जो 50,000 रुपए की है, जो कितने की है, 50,000 रुपए की, जिसपे 20,000 रुपए का एक्यूमुलेटेड डेप लगा हुआ है। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है बच्चों टोटल, तो 50 पे 20 का डेप लगा हुआ है, तो कितने की होगी, 30 की। ये बिकी 18 में, 30 वाली 18 में बिकी। तो बच्चों अगर 30 वाली 18 में बिकी तो यहां लिखते हैं बाय बैंक, कितने की बिकी, 18 में। 30 वाली 18 में बिकी तो लॉस कितना हुआ, 12 का लॉस हुआ। इस पे टोटल डेप कितना लगा, 20 का इस पे टोटल डेप लगा, इसको यहां पे लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी 20। ठीक है, ध्यान रखना एक्यूमुलेटेड डेप यहां आता है, अगर करंट ईयर डेप होता तो वो यहां आता, अभी नहीं है तो बैलेंस में निकलेगा, ये होता तो ये बैलेंस में निकलता और इधर ट्रांसफर होता। अब यहां से हम परचेज निकालेंगे, यहां से परचेज निकलेगा, तो ध्यान रखना यहां पे सेल लिखते हैं, लॉस लिखते हैं और एक्यूमुलेटेड डेप लिखते हैं। परचेज बैलेंस में निकलता है, और यहां पे करंट ईयर डेप 160 और 20 180, 180 माइनस 1,80,000 रुपीज का बेटा डेप निकल आया। ये डेप्रीसिएशन सबसे ऊपर प्लस होता है, यहां पे डेप्रीसिएशन यहां पे प्लस होता है 80,000 रुपए। डेप्रीसिएशन यहां पे प्लस होता है, डेप्रीसिएशन जरूर मिलेगा एग्जाम में, याद कर लो। करंट ईयर का डेप यहां प्लस होगा, डेप यहां प्लस कर देना बस, जो भी दिया होगा। ठीक है, अब यहां पे परचेज निकाल दो, ये कितना है 50,000, 1760 और 50 कितना होता है 1810, 1810 में से 10 गए तो 810 आ जाएगा, 810 की परचेज आ जाएगी। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 810, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 18,000, और जो हमें लॉस हुआ वो यहां प्लस होगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 12,000। बस हो गया सारा काम। ठीक है बच्चों, अब आपके पास लास्ट क्या बचता है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स 50,000 रुपए का है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स कितने का है, 50,000 रुपए का। तो इंटरेस्ट किस पे है, डिवेंचर पे, तो यही लिखा जाएगा, यहां माइनस यहां प्लस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। ठीक है, अब यहां पे देखो, ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ नहीं, इंटरिम डिविडेंड कुछ नहीं, प्रपोज डिविडेंड कुछ नहीं। एक 50 का बच्चों ये आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको यहां कर दो, 1,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें ये सब जोड़ देंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 150 और 60 210, 210 और 80 290, 3,02,000, 3,52,000। 3,52,000 में 40 प्लस करेंगे तो ये आ गया 392, ये बाहर करा मैंने 40, और इसमें से 2.5 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,954 2 1,42, 1,42 में से 20 जाएगा तो 1,22,000, ये बाहर आ जाएगा 1,22,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। ठीक है बच्चों, इन्वेस्टिंग से देखो, परचेज और सेल 8-10 में से 10 गया तो 8 लाख, 8 और गया तो 792, ये नेगेटिव का आ गया। अब देखते हैं लास्ट में क्या आ रहा है, 4 लाख और 360 कितना, 760, 760 में से 10 गया तो 750, 50 गया तो 7 लाख, पॉजिटिव का 7 लाख। अब देखो बच्चों, 7 लाख और 1,22, 8,22, 8,22 में से 792 हटा दो, 8,22 में से
792 हटा दो तो 30,000 आ रहा है। कितना आ रहा है? 30,000। तो ए प्लस बी प्लस सी 30,000 आ गया बेटा। ए प्लस बी प्लस सी 30,000 आ गया। अब देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने के थे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग में 60 के थे। इसमें ओपनिंग जोड़ो तो क्लोजिंग के बराबर आने चाहिए। देखो क्लोजिंग 90 है, तो इसमें ऐड करा ओपनिंग बैलेंस 60, तो किसके बराबर आया? क्लोजिंग के 90। ये क्लोजिंग के बराबर आया, क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आया। इसमें बच्चों मैंने आपको 3 एडजस्टमेंट दिए हैं, सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ 3 एडजस्टमेंट दी थी। तीनों एडजस्टमेंट ध्यान से देखना। आजा यार। देखो, एक तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया था, यहां पे माइनस होगा, नीचे माइनस और ऊपर प्लस। ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ध्यान रखना, नीचे माइनस ऊपर प्लस। एक प्रोविजन फॉर टैक्स दिया था, यहां पे माइनस होता है टैक्स पेड, और प्रोविजन एनपीबीटी में प्लस होता है, ठीक है। और एक मशीनरी वाली एडजस्टमेंट थी जिसमें 4 चीजें निकालनी होती हैं: परचेज, सेल, प्रॉफिट या लॉस और डेप्रिसिएशन। इसमें 4 चीजें होती हैं। परचेज और सेल हमेशा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाती है, लॉस और डेप्रिसिएशन हमेशा यहां जाता है ऑपरेटिंग में। बस ये मेन एडजस्टमेंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है कैश फ्लो में। डन है। कैश फ्लो में बस तुम फॉर्मेट कर लो, जो जो चीजें मैंने लिखवाई हैं ये कर लो, ये एक ही सवाल ट्राई कर लो, प्रैक्टिस कर लो, दैट इज इट। डन बच्चों, डन 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 डन। चलो अब आओ जरा मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब इशू ऑफ डिबेंचर में बच्चों हमें अगर पास होना है तो हमें बस 3 टॉपिक देखने हैं, ठीक है। इशू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर, इशू ऑफ डिबेंचर considering the terms of redemption, and interest on debentures। ये 3 टॉपिक पकड़ लो बच्चों बस, ठीक है। सबसे पहले वेंडर समझते हैं, ये वेंडर क्या है। देखो बच्चों, ये टॉपिक शेयर में भी है, ये टॉपिक डिबेंचर में भी है, तो बहुत ध्यान से, बहुत शिद्दत से पढ़ लो इसको, ठीक है। देखो समझो, हम लोग कुछ सामान खरीदने वाले हैं, या तो हम एसेट खरीदेंगे या फिर हम पूरा का पूरा बिजनेस खरीदेंगे। या तो हम एसेट खरीदेंगे या पूरा का पूरा बिजनेस खरीदेंगे। अगर मैंने खरीदा एसेट तो मैं लिखूंगा एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब वो मल्टीपल एसेट्स भी हो सकते हैं, तो जितने भी होंगे सारे लिख देना, प्लांट मशीनरी स्टॉक डेबिट करते जाना सब, ठीक है। फिर तुम वेंडर को, अगर क्वेश्चन में लिखा है कैश से पैसा दिया तो टू बैंक या कैश लिख देना। अगर लिखा है कि कोई बिल दिया तो टू बिल्स पेबल लिख देना। अगर लिखा है कि शेयर्स दिए तो टू शेयर कैपिटल लिख देना। अगर लिखा है कि डिबेंचर दिए तो टू डिबेंचर लिख देना। तो वेंडर को बच्चों पेमेंट कैसे करा, अगर लिखा है कैश से दिया तो टू बैंक टू बीपी, शेयर दिया तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर दिया तो टू डिबेंचर। फिलहाल हम डिबेंचर पढ़ रहे हैं, तो आप लिखोगे वेंडर डेबिट टू डिबेंचर। अब ये हो गया, वेंडर को डिबेंचर दिया पार पे। डिबेंचर प्रीमियम पे भी हो सकता है, तो फिर क्या बदलेगा सर एंट्री में? वेंडर डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सपोज 10 वाला डिबेंचर 10% के प्रीमियम पे दिया, तो 10 वाला डिबेंचर 10% का प्रीमियम यानी 1 रुपया, इसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ डिबेंचर्स से, अमाउंट आ जाएगा। सर नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर निकलेगा अमाउंट पेबल, जितना पैसा वेंडर को देना है, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर कितने का है? 110 का है ना, सॉरी 11 रुपए का है ना, 10 वाला 11 में, तो यहाँ पे 11 रुपए लिख देना, ठीक है। ये तो हो गया अगर प्रीमियम पे डिबेंचर दिए। सर अगर दिए डिबेंचर डिस्काउंट पे, फिर अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे दिए सर फिर क्या होगा? देखो बच्चों, अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे दिए तो एंट्री बनेगी वेंडर डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर। सपोज 10 वाला 1 रुपए के डिस्काउंट पे दिया, तो 10 वाला 1 का डिस्काउंट,
मल्टीप्लाई, वेंडर में तो यही वाला बैलेंस आएगा, वेंडर में तो यही अमाउंट आएगा, जो यहां पे है वही यहां पे आएगा, वही यहां पे आएगा, तो वेंडर की तो चिंता ही नहीं है, ठीक है, वही यहां पे आएगा, तो यही ये है, ठीक है। हमें देखना है कि डिवेंचर में कितना, तो अब फिर से आपको नंबर ऑफ डिवेंचर निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिवेंचर इज अमाउंट पेबल डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डिवेंचर। तो 10 में से 1 हटा दूं तो 9 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट पेबल होगा डिवाइडेड बाय 9 कर लेना, डिस्काउंट में माइनस करके करना है, बस ध्यान रखना। तो एसेट खरीदने पे ये एंट्री, फिर डिवेंचर पार पे गया तो ये, प्रीमियम पे गया तो ये, और डिस्काउंट पे गया तो ये। ध्यान रखना, प्रीमियम क्रेडिट होता है, डिस्काउंट डेबिट होता है, याद रही ये बात। अब अगर चलता चलाया बिजनेस खरीदा सर, फिर क्या होगा? तो बिजनेस में बच्चों एसेट्स भी होंगी, लाइबिलिटीज भी होंगी, तो आप यहां पे लिखोगे एसेट्स डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। ये जो वेंडर में आएगा ना बेटा, ये परचेज कंसीडरेशन है। परचेज कंसीडरेशन का मतलब जितने में डील हुई, जितने में डील हुई। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए के एसेट है, 2 रुपए की लाइबिलिटी है, तो एसेट माइनस लाइबिलिटी, धंधा 18 रुपए का है, डील हो गई 16 में, डील हो गई 16 में, तो 18 के 16 दे रहे हो, 2 का फायदा है या नहीं है? क्रेडिट में बैलेंस आ रहा है, तो क्रेडिट में बैलेंस आए तो लिखना कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब सपोज ऐसा हो रहा है कि 20 माइनस 2, 18 का धंधा हो गया, आप दे रहे हो 21, तो 3 रुपए फालतू किस चीज के दे रहे हो? देखो उधर आ रहा है डिफरेंस 3 रुपए का यहां पे। तो जब भी डेबिट में डिफरेंस आए तो उसको लिखना गुडविल, ठीक है, उसको क्या लिखना? गुडविल। इसका आपको बैलेंस, ये बैलेंस में आएगा, या तो गुडविल आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व आएगा, दोनों में से एक आएगा। डिफरेंस अगर डेबिट में आए तो गुडविल लिख देना, क्रेडिट में आए तो कैपिटल रिजर्व लिख देना, बाकी फिक्स्ड है। एसेट जितने के एसेट है, लाइबिलिटी जितने की लाइबिलिटी है, वेंडर में वो जितने में डील हुई है, बिजनेस जितने में डील हुई है, उतना पैसा उसको देना है। ये वाली एंट्री सेम, अगली वाली एंट्री सेम, वेंडर को डिवेंचर पार पे दिया तो क्या, प्रीमियम पे दिया तो क्या, डिस्काउंट पे दिया तो क्या, ये एंट्री सेम है, ठीक है क्या? जल्दी से एंट्री याद कर लो, फिर आगे चलेंगे। डन है, परफेक्ट। अब ये डन है बच्चों, ये डन है। सवाल तो हमने इसके कल ही करे थे, है ना, इसके सवाल मैंने तुमको कल ही कराए थे, इसी में भी जोड़ दूंगा, चिंता मत करो। मेन है मेरे पास दूसरा टॉपिक, इशू ऑफ डिवेंचर्स कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, ठीक है। सर ये इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन क्या होता है? देखो बच्चों 6 केस बनते हैं। डिवेंचर इशू हुआ पार पे, डिवेंचर इशू हुआ डिस्काउंट पे, डिवेंचर इशू हुआ प्रीमियम पे। ये तो नॉर्मल सी बात है कि डिवेंचर पार पे इशू हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है, डिस्काउंट पे इशू हो रहा है। अब आपको साथ में ये भी दिया होगा कि रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है। रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है। रिडीम किस पे हो रहा है, पार पे हो रहा है। इसका मतलब समझते हो? ये 3 केसेस बहुत आसान है। इसका मतलब इशूड एट पार का मतलब ये है कि मेरा कोई 100 वाला डिवेंचर है जो मैंने 100 में तो इशू करा और मैं उसका पैसा वापस भी 100 ही दूंगा। जिसने पैसे दिए हैं मुझे, मैं उसको वापस भी 100 ही दूंगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि एक ही बार में हो रहा है बेटा, 100 का 100 एक ही बार में हो रहा है, तो एंट्री याद कर लेना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स, ठीक है। 100 रुपए, 100 वाला 100 में, 100 वाला 100 में मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ डिवेंचर से, जितने भी डिवेंचर्स होंगे, 1000 डिवेंचर, 2000 डिवेंचर, 5000 डिवेंचर, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। अब यहां देखो, इशूड एट डिस्काउंट। इशूड एट डिस्काउंट का मतलब पता क्या है? 100 वाला डिवेंचर इशू तो करा 90 में, यानी लिए तो पैसे 90, लेकिन जब वापस करूंगा तो पूरे 100 करूंगा,
वापस पूरे 100 करूंगा। कई बार कंपनीज को पैसा मिल नहीं रहा होता तो कंपनी बोलती है चलो 90 दे दो, वापस पूरे 100 कर देंगे। तो अब क्या होगा, अब देखो एंट्री में क्या फर्क आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट। यहां पे बच्चों आप डिस्काउंट ऑन इशू को डेबिट करोगे टू डिबेंचर। देखो डिबेंचर 100 का था, 10 का डिस्काउंट हो गया, आपको 90 मिलेंगे। तो आपको यहाँ 90 मिलेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स से, नंबर ऑफ डिबेंचर्स जितने भी क्वेश्चन में दिए होंगे। तो यहाँ पे क्या था, इस वाले केस में क्या था कि 100 के 100 मिले थे, यहाँ 100 नहीं मिले, यहाँ कितने मिले, 90 मिले बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखो इशूड एट प्रीमियम 100 वाला मैंने 110 लिए, वापिस करूंगा 100, लिए कितने 110, वापिस कितने करूंगा 100। अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चों पहले भी कई बार मैंने आपको बता दिया, डिस्काउंट हमेशा डेबिट करके चलते हैं, प्रीमियम हमेशा क्रेडिट करके चलते हैं। ठीक है, इस बार मुझे 100 का डिबेंचर 10 रुपए प्रीमियम के 110 मिलेगा, 110 मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो इसको, नंबर ऑफ डिबेंचर्स से काम हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे। ये है बेटा 3 केस जो सिंपल है, पार पे इशू हुआ, डिस्काउंट पे इशू हुआ, प्रीमियम पे इशू हुआ। डिस्काउंट पे हुआ तो डिस्काउंट डेबिट कर दो, प्रीमियम पे हुआ तो प्रीमियम क्रेडिट कर दो। डिस्काउंट पे हुआ तो बैंक में उतना पैसा कम मिलेगा, प्रीमियम पे है तो बैंक में उतना पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो, डन, परफेक्ट। अब सुनो, यहां पे मैं चीजें थोड़ी सी चेंज करूंगा। अभी तक ये 1 2 3 थे, अब इसको मैं केस नंबर 4 5 और 6 कर दूंगा। क्या चेंज करूंगा, बस रिडीम्ड एट पार की जगह रिडीम्ड एट प्रीमियम कर दूंगा। यानी अब जो वापस करना है ना, लिए भले ही 100, वापस प्रीमियम पे करना है, वापस करना है 120, वापस करना है 120, वापस करना है 120। ठीक है, तो देखो मिलने की तो यही एंट्रियां हैं, सेम एंट्री है मिलने की, इशूड एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट डिस्काउंट, पहले आप यही कर लेना। अब ध्यान दो बच्चों कि हमारे को वापस 120 करने हैं। क्या 20 रुपए एक्स्ट्रा वापस करने हैं, 20 रुपए एक्स्ट्रा वापस करने हैं या नहीं करने हैं? तो जो 20 रुपए तुम्हें एक्स्ट्रा वापस करने हैं ना, उसको क्रेडिट करना है, उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है बेटा। तो यहां पे लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितने, 20 रुपए। और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना, उतना ही इसी एंट्री में लॉस ऑन इशू डेबिट कर दो, लॉस ऑन इशू डेबिट 20 रुपए। बस जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट करा उतना ही लॉस ऑन इशू डेबिट करना है और नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई कर देना है, और कुछ नहीं है बच्चों। जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है वो मेरी एक्स्ट्रा लायबिलिटी है, तो क्रेडिट होगा, उतना ही लॉस है। अगली वाली एंट्री में भी यही काम करूंगा। 100 के 120 दिए ना, तो मैं यहां पे डिवेंचर के साथ क्या ऐड करूंगा, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपए, इतना ही ऊपर लॉस डेबिट कर दो, ऊपर जगह है तो ऊपर कर दो, बीच में जगह है तो बीच में कर दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट कितना, 20 रुपए, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डिवेंचर से, हमेशा बैंक से अलग वाली एंट्री में। ठीक है, ऐसे ही अगले में 100 के 120 देने हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम ऑलरेडी था, इसको बोलेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 20 रुपए, इतना ही ऊपर डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू डेबिट 20 रुपए, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ डिवेंचर से। बस इतना फर्क आ जाता है बच्चों, एंट्री सेम है, बस अगर रिडीम्ड एट प्रीमियम हो गया ना, तो जितना प्रीमियम है उसको प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्रेडिट करो और उतना ही लॉस डेबिट करो। बस इस बात का ध्यान रखना, और कुछ नहीं। सॉर्टेड। इसका क्वेश्चन भी अभी देखते हैं, उससे पहले लास्ट जो एंट्री है वो है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बच्चों बहुत आसान है, क्लास 11th में भी हम लोग पढ़ते थे, इंटरेस्ट पेड की एंट्री यार, इंटरेस्ट टू बैंक। तो बस यहां पे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू
डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। बस ये एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक। और ये एंट्री आपको साल में 2 बार करनी है, क्योंकि इंटरेस्ट नॉर्मली हाफ ईयरली पे किया जाता है। तो 3 टॉपिक बच्चों डिवेंचर से आपको तैयार करने हैं, एक वेंडर वाला, एक कंसीडरिंग द टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन और एक इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। बस ये 3 टॉपिक बच्चों छोड़ो मत, डिवेंचर से फंसेंगे ही फंसेंगे, तुम्हें पक्का फंसेंगे तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी इनके अंदर अगर तुमने कर लिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस अटैच कर रहा हूं, ऑल्दो मैंने कल करा दिए थे। जिन्होंने कल देख लिए हैं वो यहीं पे वीडियो छोड़ देना, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लो, जिन्होंने देख लिया रिवाइज करना रिवाइज कर लो। मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, तुम 2x पे देखते हो 7.5 मिनट में और हो जाएगा। ठीक है, ये डन है बच्चों। अब बचा बस इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में तुम लोग क्या कर सकते हो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। एंड दैट इज इट फॉर BIK। तुम इतना कर लो, मेरा वादा है तुमसे, भर के आना, जिस चीज को जो भी समझ में आता है लिख के आना, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, तुम मजे में पास हो जाओगे। अब ये आ रहा है बच्चों हमारे पास डिबेंचर्स के कुछ थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस जो आपको आने चाहिए। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ ₹1 लाख। कैसे 1 लाख के डिबेंचर कैसे दिए? एक 50,000 वाले, एक 25,000 वाले, एक 25,000 वाले। 50,000 वाले तो 90% पे फॉर कैश। 90% पे फॉर कैश का मतलब इशू टू द पब्लिक। तो क्या एंट्री बनेगी सर, बताओ जरा फटाफट से। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है बेटा, परफेक्ट। अब देखो 50,000 का 90% यानी 45,000 तो हमको यहां पे रिसीव होगा। ये 45, ये 5 और ये 50। सबसे पहले तो यही हो गया 45 और ये 50। ठीक है, उसके बाद 25 वाले जो हैं वो हमने क्रेडिटर को दिए हैं 20,000 रुपए के। हमने कोई एसेट खरीदा होगा, है ना, तो हमने हो सकता है यहां पे कुछ भी खरीदा हो। फॉर एग्जांपल हमने लिखा यहां पे सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू वेंडर, कितने का? 20,000 रुपए का। और हम इसको 20 हमें उसका देना है और हम उसको 25 वाले डिबेंचर दे रहे हैं। 25 वाले डिबेंचर दे रहे हैं, इसका मतलब डिस्काउंट पे दे रहे हैं। तो हम लिखेंगे वेंडर डेबिट 20, डिस्काउंट डेबिट 5 टू डिबेंचर्स 25। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हमने बैंक से लोन लिया 15,000 रुपए का, तो उसकी क्या एंट्री बनती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। हमने बैंक से लोन लिया 15,000 रुपए का और उसके बदले में एज अ कोलेट्रल हमने 25,000 रुपए के डिबेंचर दिए। तो कोलेट्रल की क्या एंट्री होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स 25,000 रुपए। देखो समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा है कि डिबेंचर में एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल टॉपिक्स पूछ ले। जैसा नॉर्मल डिबेंचर इशू टू पब्लिक भी पूछ लिया, वेंडर वाला भी इसमें इंक्लूड कर दिया और कोलेट्रल सिक्योरिटी भी इसमें इंक्लूड कर दिया। परफेक्ट क्वेश्चन फॉर 6 मार्क। तुम्हें पहले से हर तरीके का सवाल करा के भेज रहा हूं और देख लेना डिबेंचर में ऐसा ही सवाल बना के आएगा, मिक्स करके पूछेगा। ठीक है, डन है, परफेक्ट। चलो सर, सॉर्टेड। उसके बाद क्या है जरा देखो, ये देखो जरा, ये तो मैंने तुम्हें पहले भी दिया है। ठीक है, क्या है? आपने एसेट्स खरीदे हैं और एसेट्स के बदले में आप डिबेंचर्स दे रहे हो। कम ऑन बच्चों, ये तो पॉज करके तुमको खुद कर लेने चाहिए, अभी तक तो परफेक्शन आ जानी चाहिए। बहुत कराया है मैंने तुम्हें ये टॉपिक। प्लांट एंड मशीनरी खरीदा 20 का 18 में। अच्छा जी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट 18 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट 30 वाला 42 में।
अब कंसीडरेशन क्या है? कंसीडरेशन क्या है? प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट किससे खरीदा है? वाई से, टू वाई लिमिटेड फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ ₹55 लाख। 55 लाख रुपए में बच्चों। अब ये टोटल थे कितने के? 42 और 18। 42 और 18 कितना हो गया? 60 लाख रुपए के थे। 60 वाले 55 में, तो 5 लाख का तो फायदा हो गया सर। उसको क्या लिखते हैं हम? कैपिटल रिजर्व। 5 लाख का मुझे फायदा है, ये कैपिटल रिजर्व में आ गया। ठीक है, अब बोल रहा है 10 लाख हमने कैश में दे दिए। अच्छा, तो वाई लिमिटेड डेबिट टू कैश, इसको हमको कितने देने थे? हमको इसको 55 लाख रुपए देने थे। हमने 10 लाख इसको कैश में दे दिए, तो अभी कितने बचे? 45 बचे। बोल रहा है जो बाकी है वो हमने डिबेंचर दिया 100 वाला 20% के प्रीमियम पे, तो बाकी 8% डिबेंचर एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने 100 वाला डिबेंचर कितने के प्रीमियम पे? 20 के प्रीमियम पे। ठीक है, अब देखो हमें क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकलेंगे? 50 में से 10 चला गया तो 45 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी? 120। तो 45 लाख अपॉन 120 कितना बैठता है? 45 लाख अपॉन 120, 37,500 डिबेंचर्स। तो 37,500 इंटू 100, 37,500 इंटू 20, 37,500 इंटू 100 तो 37,50,000, और 37,500 इंटू 20 कितना आ जाता है? 7,50,000। देखो ये हमारा वेंडर वाला सवाल हो गया, जिसमें कुछ एसेट्स खरीदे। सुबह वाले में गुडविल आया था, मैंने आपको कराया था, वो गुडविल आया था। अभी कैपिटल रिजर्व आया क्रेडिट में, और ये तो आपको आना ही चाहिए। परफेक्ट बच्चों, डन, बढ़िया सर, ये भी सॉर्टेड है। आओ ये देखो जरा, जर्नल एंट्रीज करनी है हमें। हमारे पास 6 केसेस दिए हुए हैं, 6 केसेस दिए हुए हैं बेटा, जिसके अंदर जब भी पार पे रिडीम होगा, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार, रिडीम्ड एट पार, ये तो आसान है यार, वही नॉर्मल इशू की एंट्री करनी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट प्रीमियम, यहां दिक्कत आती है। तो शुरू के तो सिंपल है भाई, 100 वाला डिवेंचर पार पे इशू करा गया है, तो क्या एंट्री करोगे? क्या एंट्री करोगे बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर्स। भाई 100 वाला 100 में, तो 2000 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 लाख से एंट्री हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो डिबेंचर्स है 100 वाला 2% के डिस्काउंट पे है, 100 वाला 2% के डिस्काउंट पे है, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है, 100 वाला कितने के डिस्काउंट पे है? 2% के, तो 2 रुपए का डिस्काउंट है, 98 यहां हो गया, 98 ही यहां हो गया, 98 ही यहां हो गया। परफेक्ट। आपको मल्टीप्लाई करना है इसको 2000 रुपए से, मल्टीप्लाई आपको करना है 2000 रुपए से, तो 2,000 रुपए से मल्टीप्लाई करते चलो। 2000 इंटू 98, 1,96,000, 1,96,000, 1,96,000, 4,000, और ये आ जाएगा 2 लाख। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। अब तीसरा वाला देखो, 100 का डिवेंचर 5% के प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट पार में तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। देखो अब क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 100 वाला 5% पे, 500, 105, मल्टीप्लाई करो इसको 2000 से, 2000 को 105 से मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 105, 2000 इंटू 105, 2,10,000, 2,10,000, 2,10,000,
2 लाख और 10,000। ये आ गया बेटा, परफेक्ट हो गया। अब अगला देखो, 2000 डिबेंचर है, 100 का एक है पार पे बट रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब पहले आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, पहले तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो बच्चों। ये डन है। अब देखो बच्चों बहुत ध्यान से, ये बीच वाले 2 केस भूल जाना, पहले और चौथे को कंपेयर करो। इशू 2000 डिबेंचर, इशू 2000 डिबेंचर, 100 का एक, 100 का एक, एट पार। फर्क सिर्फ किस में है, रिडीम ये पार पे है, इसमें रिडेम्पशन के टाइम पे 5% फालतू देना है। रिडेम्पशन के टाइम पे 5% फालतू देना है, तो एंट्री यही है। बस रिडेम्पशन के टाइम पे जो प्रीमियम देना है ना, वो यहां पे ऐड होगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ऐसे लिखेंगे, टू डिबेंचर तो पहले से चल रहा है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और जितना प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन होता है उतना ही ऊपर लॉस डेबिट करोगे। यहां पे लॉस ऑन इशू डेबिट, तो यहां पे तो 2 लाख आ ही रहा है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, 2000 पे 100 का 5% यानी 5, 10,000 रुपए फालतू, 10,000 रुपए फालतू। तो 2,10,000, 2,10,000 रुपए से एंट्री होगी। बस ध्यान रखना एंट्री नॉर्मल है, जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है ना उतना ही क्रेडिट और उतना ही डेबिट होना है एक्स्ट्रा। ठीक है। अब जैसे सेकंड केस और फिफ्थ केस देखो ध्यान से, 2000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 100 का एक, 2000 डिबेंचर, 12% डिबेंचर, 100 का एक, डिस्काउंट ऑफ 2%, डिस्काउंट ऑफ 2%, यानी एंट्री तो यही है। ठीक है। फर्क क्या आएगा, ये रिडीम पार पे हो रहा था, ये रिडीम 5% प्रीमियम पे हो रहा है, यानी कि रिडेम्पशन के टाइम पे 5% फालतू देना है, तो उसको आप यहाँ पे ऐड करोगे बस, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। अभी ये देखो 2 डिबेंचर 2 लाख सेम चलेगा, ये यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, 2 डिबेंचर 2 लाख, यहां पे लिखेंगे 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना, फिर से वही 5%, तो 2000 पे 5 रुपए, 100 का 5% 5 रुपए, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है बेटा, इसको यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 10,000 रुपए एक्स्ट्रा है। चाहो तो इन दोनों को कंबाइंड भी लॉस लिख सकते हो। ऐसा ही लास्ट में होगा बच्चों, बस देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, बस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, और इसी को यहाँ पे डेबिट करूंगा लॉस ऑन इशू डेबिट। कितना प्रीमियम है, 10%, तो 100 का 10% यानी 10 रुपए, 20,000, 20,000। देखो समझ में आया। तो डिबेंचर्स में बच्चों ये 6 केस अति इंपॉर्टेंट, हाथ जुड़वा लो, ये कर लो 6 केस। ठीक है, ये 6 केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से कर लो। ये 6 केस बढ़िया हो गए सबके, स्क्रीनशॉट लिया, डन सर। इससे पहले नालायक को ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करा, वेंडर वाला, डन सर। इससे पहले नालायक को ये वाला देखा कि पब्लिक को दिया तो, वेंडर को दिया तो, कोलेट्रल के फॉर्म में दिया तो, सारी की सारी चीजें कंबाइंड करके आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के क्वेश्चन सुबह जो इशू ऑफ डिबेंचर के क्वेश्चंस कराए थे उसमें कवर किए थे, मुझे उम्मीद है तुमने वो देखे होंगे, राइट। बस जी, धन्यवाद। कल इट इज़ अ लॉन्ग डे और मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी दी है आप लोगों को, मुझे उम्मीद है आपने देखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना कर लो, सीरीज कल आएगी पूरा दिन में, काफ़ी शानदार वीडियोस आएंगी, कोई भी मत छोड़ना, बहुत अच्छे से करना। ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।